हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने यूपीएससी के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो बताऊंगा। प्योरली मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में है ये। और ईसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में जो लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। इन जनरल भी आप देख सकते हैं, कुछ आपको फ्यू पॉइंट्स अगर मिल जाए अपने काम के जो आपके लिए यूज़ में आया आपके टाइम के लिए, तो निकाल लेना और अपना उसमें एक्सपीरियंस ऐड करके इंटरव्यू वगैरह देना। और भी कई इंटरव्यू देते हैं तो कुछ काम आ जाएगा आपको, तो वही मैं शेयर करना चाहता हूँ इस पर। तो जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो मैंने, जैसे ही मैं बाहर निकला था उसके बाद मैंने क्वेश्चंस वगैरह लिखना चालू कर दिया था। वही पेज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो उस बाहर आके मैंने क्वेश्चंस लिखे थे। एयरपोर्ट में बैठ के लिख रहा था, फिर वापस आया घर तो लिख रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट करके जितना मुझे याद है वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसको यूज़ कर लीजिएगा आप, है ना। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ किसका पैनल था। सुमन शर्मा मैडम थी, उनका पैनल था। चेयरपर्सन जो थी वो मैडम थी। वो सिविल सर्वेंट है, बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट है। आपको वेबसाइट जब खोलेंगे तो अभी फ़िलहाल है भी मैडम का तस्वीर दिखा देता हूँ, कहाँ गया, है ना। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये वाली मैडम थी। नीचे लिखा हुआ है मिस सुमन शर्मा ऑन हर अपॉइंटमेंट एज ए ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कमीशन, मई में, 25 मई लिखा हुआ है। तो अभी अभी मैडम ने ज्वाइन किया है, कुछ महीने ही हुए थे, तो इन्होंने ही मतलब इंटरव्यू लिया। और इनके साथ 3 मेंबर और थे, मेल मेंबर्स थे। तीनों मतलब टेक्निकल मान के चल रहा था और इनके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैं जब अंदर गया तब इनको देखा, फिर बाहर आया, बाद में इनके बारे में पूछा उछा और फिर सर्च किया। तो इनके बारे में अगर जानना होगा तो आप यूपीएससी की साइट में अवेलेबल है इनका पीडीएफ। तो आईआरएस कैडर की हैं मैडम, तो उस उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं जाके, है ना। तो ये भी एक मतलब पॉइंट है कि मान लीजिए अगर आप ग्रुप वगैरह में एडेड हैं इंटरव्यू वाले, अपना मतलब जो लोगों का बनता है उसमें कुछ लोग डालते रहते हैं ना कि किन का पैनल था, कैसा था। तो जब ये पता लगता है कि किन किन लोगों का पैनल होता है तो उसमें आप मतलब सर्च करके देख लिया करिए थोड़ा उनका प्रोफाइल, है ना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रोफाइल है मोस्टली वो वहीं से क्वेश्चन पूछने का उनके चांसेस रहते हैं। तो पहले से अगर आपको कुछ लोगों के पैनल के नाम पता होंगे तो उनके बारे में आप सर्च करके यूपीएससी में उनके बैकग्राउंड वगैरह देख के जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चेयरमैन क्वेश्चंस में हेल्प आ जाएगी आपके। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। देखिए पेज पे आते हैं अपन लोग, स्क्रीन पे एकदम रफ है ना, एकदम रफ है। जैसे मैंने उस समय लिखा था वही है, फेयर नहीं किया मैंने जानबूझ के ताकि आप लोगों को फील आए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने। सबसे पहले ऊपर देखेंगे 18 से 20 मिनट का इंटरव्यू था, ज़्यादा लंबा नहीं था। मेरे को डाउट हो रहा था कि मेरा सेलेक्ट ना हो, तो ये भी हो सकता है क्योंकि कम नंबर में ऐसा मान के चलता है कैंडिडेट कि मेरा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये कोई श्योर नहीं है कि 25-35 मिनट चला तो ज़रूर हो जाएगा और इतना देर नहीं चला तो नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नंबर मतलब इंटरव्यू ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा था लेकिन उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। तो इससे कोई मतलब मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसा मान सकते हो आप कि कम टाइम में ही उनको आपकी पर्सनैलिटी समझ में आ गई तो वो जल्दी छोड़ दिया आपको, ऐसा सोच लीजिए। और किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि 35 मिनट तक खींच लिए तो मतलब उनको पुश करना पड़ रहा है बहुत आपकी पर्सनैलिटी बाहर निकालने के लिए, तो हो सकता है ऐसा, है ना। तो कुछ कह नहीं सकते आप, ऐसा वाला है। तो इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मैं बोलूँगा टाइम पे, है ना। लेकिन मैक्सिमम वो 35 मिनट तक जाएंगे क्योंकि इतना कोई भी सुनने के लिए रेडी नहीं रहेगा आपको कि 50 मिनट तक आपको बैठा के रखें आराम से। वो बड़े बड़े टेक्निकल इंटरव्यू में हो सकता है, पर यहाँ पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, तो यहाँ नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए मैंने लिखा है अपने इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के हिसाब से पहले ही लिख लिया कि 110 भी काफ़ी है मेरे लिए, और इतने के ही आसपास मेरे को नंबर मिला। तो मैं सेटिस्फाइड था कि भाई ठीक, चलो जितना सोचे थे उतना मिल गया। हालांकि मेरा इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था, मैं और पुश कर सकता था 130 के अराउंड तक, मेरे को लगता है ऐसा। पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे मैंने, इसलिए नहीं आया था मेरा नंबर। फिर यहाँ लिखा है सुमन शर्मा मैडम का पैनल, ठीक है, चेयरमैन। अब यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, चेयरमैन P1 P2 P3, है ना। जो अटायर था मेरा वो शर्ट पैंट थी, और
फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जब मैं अंदर गया तो सारे मेल मेंबर्स थे जो वो शर्ट पैंट में ही थे, कोई भी मतलब ब्लेज़र या कोट या जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, खाकी वाला जो रहता है वो भी नहीं पहने थे, मतलब वो सिर्फ शर्ट पैंट में ही थे सब नॉर्मल। तो मेरे को लगा कि ऑड वन आउट टाइप का नहीं हूँ मैं, कम से कम ठीक है पैनल के अंदर जाने में। मैडम साड़ी में थी, तो एक फ़ीमेल मेंबर हो गई, 3 मेल मेंबर्स हो गए। अब मैं जब बाहर था तो बाहर देखा तो सब कोट में थे, सब साड़ी में थी लेडीज़ लोग। मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं शर्ट पैंट में आया हूँ, पर मैं कंफर्टेबल था अपने अटायर में। मुझे एकदम वो नहीं था कि भाई परेशान नहीं हो रहा था मैं ड्रेस को लेके कि भाई यहाँ फिटिंग लूज़ हो रही है ऐसा, या पसीने छूट रहे हैं मेरे एकदम, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो बस बता रहा हूँ ऐसा। तो अंदर के आने पे 4 लोग थे। अब एक और चीज़ थी कि पेन वगैरह तो ले जाने नहीं दिए थे मुझे, तो जहाँ बैठाया गया था मुझे थोड़ा दूर पे बैठाए थे, कुर्सी थी छोटी सी, और सामने में एक टेबल था, पेंसिल था और एक पेपर था। मेरे से पहले वाला कैंडिडेट कुछ सॉल्व करके गया था, और उस पेपर को हटा के मैंने दूसरा पेपर लिया, फिर वहाँ पर खाली ब्लैंक पेपर्स भी रखे थे। अब स्टार्ट होता है तो मैडम देखिए पूछती हैं क्वेश्चन। एकदम पहले ही क्वेश्चन मैडम ने बॉम्ब मारा और मैं वहीं ढेर हो गया। ठीक है। पहला क्वेश्चन था मैडम का कि आप डेफ देखा उन्होंने, और मेरे नेटिव प्लेस वगैरह और मैं कहाँ से आ रहा हूँ ये सब देखा, और बोला कि इलेक्शंस होने वाले थे, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्योंकि मैं 8-9 महीने से घर ही नहीं गया था। तो प्रिपेयर करने में लगा था वही यहीं पर बैठ के। तो मैडम ने पूछा एकदम कैजुअली, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जैसे बड़े लोग पूछते हैं कभी कभार, ऐसे देखे होगे आप, वैसे ही एकदम पूछा मैडम ने। और मैं हड़बड़ा गया क्योंकि मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल फॉलो नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर टेक्निकल में ही पढ़ते रहता हूँ यूजुअली। इसके लिए मैंने तैयारी की थी, पर मैंने ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किया था ब्रॉड वाला कि क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, तुम्हारे स्टेट में इलेक्शन होने वाले। फिर मैं हड़बड़ा गया, मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा भी बोला मैडम ने क्या लगता है वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है करके, हाँ। तो मैं नहीं बता पाया, तो तुम्हें पता भी है कि इलेक्शन होने वाले हैं? तो मेरे को नहीं पता था, 1-2 जगह के बारे में पता था, महाराष्ट्र का पता था मेरे को, एमपी का पता था, छत्तीसगढ़ का नहीं पता था। ये सारे एरियाज से ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है और रहना हुआ है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा मैडम ने। 6 स्टेट्स के नाम बताओ बोले मैडम, जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, और मुझे नहीं पता था वो, ईमानदारी से बता रहा हूँ। 2-3 जगह के बारे में पता था, वो मैंने बोला। अब मैडम एकदम होप लूज़ कर गई, लगता है ये इसको तो यही नहीं पता कि इसके यहाँ इलेक्शन है कि नहीं। और मैं जब घर पहुँचा था उसके बाद, इंटरव्यू के बाद, तब मैंने देखा घर के पास पूरे प्रचार वगैरह चल रहे हैं, और वहाँ पता लगा कि कुछ टाइम में इलेक्शन होने वाला है। मैं इतना आइसोलेटेड था इधर, ठीक है। तो ये गलती आप ना करें। तो ज़्यादातर लोगों को मतलब इतना तो पता रहता है, पर मैं इस केस पे नहीं था, ठीक। तो यहाँ बॉम्ब हो गया एक। फिर उसके बाद मैडम ने डैफ देखा और बोला कि कहाँ से आ रहे हो तुम? महाराष्ट्र में पोस्टेड हो, मुंबई में। क्या लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में तुम्हें? एकदम ब्रॉड क्वेश्चन, किसी सिविल सर्वेंट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं है जो पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करता है। मैंने कुछ भी ब्लफ नहीं किया, मैंने मैडम मेरे को आइडिया नहीं है, मैं इतना फॉलो नहीं किया। तो अब इसमें मैंने कोशिश की, उस समय जो कुनबिस वाला चल रहा था कि वो बताने की कोशिश की कि जो ओबीसी में कुछ इश्यूज आ रहे थे ना, कुनबिस कास्ट को लेके, तो उस समय वो ही चल रहा था। तो मैंने वो बताने की कोशिश की, मैडम बोले नहीं नहीं नहीं, अपना ओपिनियन दो करके। तो मैं समझ गया बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैडम सिविल सर्वेंट है। जनरली जो चेयरपर्सन होते हैं वो सिविल सर्वेंट ही होते हैं, तो उनके सामने आप अपना डिस्कशन, अपना ओपिनियन रखना बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। खासकर तब आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उधर जाने का, सीधा मना करना ही पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप थोड़ा भी फॉलो करते हैं पॉलिटिक्स और आप सोच रहे हैं कि आंसर देंगे, तो बहुत केयरफुली दें, क्योंकि मैडम बहुत सीनियर थी, सीनियर ही रहते हैं वहाँ, वो बहुत जो चेयरपर्सन होते हैं, और उनको अपने स्टेट के बारे में क्या, बहुत सारे स्टेट्स की पॉलिटिक्स के बारे में समझता होगा। तो बहुत केयरफुली वर्ड्स को चुन के आंसर दें जब भी दे रहे हैं, अगर इस मामले में देंगे तो, है ना। क्योंकि बहुत एक्सट्रीम थॉट्स रहते हैं कुछ के, है ना, वहाँ पर क्लैशेज़ आने के चांसेस होते हैं, फंसने का चांस होता है, और कहीं और ही डायरेक्शन में चले जाता है इंटरव्यू। तो उससे अपने आप को बचाना है ना। जितना हो सके अपने जोन में आए क्वेश्चंस तो बेटर है। फिर लेकिन मैडम ने बोला कि अच्छा ठीक है, किसी मेंबर का ही नाम बता दो, किसी को जानते हो? तो मैंने बोला सीएम
को जानता था और फॉर्मर सीएम को जानता था। मैंने ये भी कोशिश की बोलने की कि क्यों सरकार गिर गई, फिर उसके बाद दूसरे की आई। तो इस पे भी मैडम उतना इंटरेस्टेड नहीं थी, वो मतलब पॉलिटिक्स जानना चाहते तुम्हारा क्या ओपिनियन है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सीएम बस तो नहीं होते, और किसी को जानते हो तुम? तो मेरे को डेप्यूटी सीएम के बारे में पता था महाराष्ट्र के, उनका नाम ले दिया। वैसे बोलना नहीं चाहिए, डेप्यूटी सीएम को जानता हूँ ऐसा बोलना था, पर मैडम मैंने नाम ही ले दिया। तो ठीक है, ले दिया तो ले दिया। फिर उसके बाद और कौन होता है तो मेरे को नहीं पता था, तो उस पर भी बॉम्ब हुआ, है ना। तो मैडम समझ गई कि इसको नहीं पता है कुछ भी, वहाँ से एकदम क्लियर हो गया। तो मैडम ने जोन चेंज किया। फिर मैडम ने पूछा कि मेरे हॉबीज़ देखे। हॉबीज़ में एक में ई स्पोर्ट्स में मैंने वीडियो गेम लिखा था, है ना। ऑनलाइन गेमिंग पे फिर मैडम ने क्या किया कि ऑनलाइन गेमिंग पे एक टैक्स बढ़ा है, वो उसके बारे में जानते हो क्या? तो वो मेरे को अच्छे से पता था। उस पर टैक्स जो था वो 18% से 28% गया था। ये मैंने न्यूज़ फॉलो की थी और वही मैंने बताया। तो मैडम सेटिस्फाइड थी। कौन सा टैक्स बोला मैडम ने, तो ये मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो मैडम ने हेल्प करी कि कितने टाइप के टैक्सेस जानते हो तुम? तो मैंने बोला कि मैडम इनडायरेक्ट टैक्स होता है, टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, तो दोनों क्या होते हैं वो बताओ। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स बोला, जो हम सैलरी में क्रेडिट होती है वो, जब सैलरी क्रेडिट होती है तो उस पर जो टैक्स लगता है, जो डायरेक्ट सरकार को देते हैं हम, वो डायरेक्ट टैक्स है। और जब हम कुछ ख़रीदने जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो गया, ग्रॉसरी हो गया, ये सब चीज़ें खरीदते हैं, तो हम इनडायरेक्टली किसी और के थ्रू टैक्स देते हैं सरकार को, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ऐसा बताया मैंने। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग के सामने, वैसे ही मैंने वहाँ भी बोला, ठीक है। ऐसा इंग्लिश में नहीं किया, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं था, बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं हो रही थी। मैं वीडियोस भी हिंदी में ही बना रहा हूँ, तो अचानक से इंग्लिश में स्विच करना बहुत मुश्किल है। पर मैं ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल हूँ, कुछ तो कन्वे कर दूँगा, ऐसा है। तो वो प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस में नहीं था, इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो जिसमें कंफर्टेबल था मैंने वैसे ही आंसर किया। फिर मैडम ने बोला कि किस टाइप का टैक्स देते हो इनडायरेक्ट टैक्स में, तो मैंने याद आया मेरे को जीएसटी देते हैं मैडम। तो मैडम ने बोला कि हाँ वही तो मैं पूछ रही थी कि 18 से 28% जो था वो जीएसटी हुआ इंक्रीज़, तो उस पर सेटिस्फाइड थी मैडम। तो मैडम ने फिर P1 को दे दिया, पर्सन 1 को। तो एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया मैं, ये पॉलिटिक्स वाले में नहीं दे पाया, वो मेरे को बहुत बड़ा बॉम्ब लगा और इस पर बहुत मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे मेरे को लगता है, ठीक है। फिर P1 में आते हैं। जो पर्सन 1 थे वो सर थे, उन्होंने बोला कि किस टाइप का काम करते हो आप एआई में, वो बताओ जो मतलब तुमने किया है सबसे अच्छे से, मतलब। तो मैंने अचीवमेंट्स में लिखा था और वो चीज़ें मैंने बताई जो सबसे अच्छे से आता था मेरे को, मैंने वही बोला उन्हें, ठीक है। तो सर ने बोला, मैं कैमरा वाला वर्क बताया क्योंकि कैमरा वाला काम मेरे अंडर ही पूरा हुआ था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उसके बारे में तो नॉलेज थी। फिर सर बोले कि कितने टाइप के कैमरा तुम जानते हो, तो मैंने बताया कि डोम टाइप का कैमरा होता है, फिर बुलेट टाइप का कैमरा होता है, PTZ टाइप का कैमरा होता है। डोम कैमरा जो होता है वो गोलू मोलू सा रहता है, वो ज़्यादा विड्थ देता है, डेप्थ नहीं देता, तो उसको इक्विपमेंट रूम वगैरह में लगाया जाता है, कोई छोटी जगह में जहाँ पे वाइड एरिया कवर करना है पर ज़्यादा दूर तक नहीं देखना है। और बुलेट वाले कैमरा ऐसे होते हैं जो एकदम बुलेट टाइप के, एकदम रॉड टाइप के दिखते हैं, छोटे, उसमें विड्थ कम रहती है लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा रहती है, ज़्यादा दूर तक देख पाता है। और PTZ ऐसा होता है, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, उसको घुमा भी सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं, तो ये सारी फैसिलिटी रहती है उसमें। ये मुझे पता था, बताया। फिर सर ने बोला PTZ कैमरा में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, कैमराज में कौन सी टेक्नोलॉजी, यहाँ मैं फंस गया था। मैंने पढ़ा था लेकिन उस समय मेरे को नहीं समझा, याद नहीं आया, मैंने डेप्थ में इसके बारे में नहीं पढ़ा था। तो सर जानना चाह रहे थे कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने पे कैमरा जो है कैप्चर करता है बाहर की चीज़ें अंदर, मतलब इन्वायरमेंट का चीज़ें, डिजिटल इमेजिंग में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज। तो वो CCD के बारे में जानना चाहते थे, मेरे को हिंट दिए CCD के बारे में सुना है कभी? तो चार्ज कपल डिवाइस करके होते हैं, वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट है, उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू कैपेसिटर के वो कैप्चर करता है, डिजिटल इमेजिंग के लिए वो यूज़ होता है, मतलब बाहर की चीज़ें जो भी देखता है वो कैमरा कैसे कैप्चर करता है और फिर सिस्टम में लाता है, वो टेक्नोलॉजी पे CCD होती है। इसका वर्ड का नाम सुना था मैंने, पर इसके बारे में नहीं जानता था, तो मैंने नहीं बताया, है ना, बोला कि मैंने नहीं सुना है सर करके। तो ये टेक्नोलॉजी होती है, मान लीजिए आपको कभी नहीं पता हो तो जान लीजिए, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि
लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट ए करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजी पूछ रहे थे, वो एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। तो ये एक पर्सपेक्टिव मेरा खुला। मैंने कभी मतलब काम करते समय ऐसे नहीं सोचा कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी यार इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज। तो ये एक अच्छा मतलब लर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, है ना। हालांकि मैंने लिखा है लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैंने आंसर दिया था पर वो सही नहीं था, ठीक है। मेरे को लगता है वो एक हद तक सही है पर टेक्नोलॉजी नहीं है ना, वो एकदम ब्रॉड चीज़ बोल दी है अपन। तो टेक्नोलॉजी सीसीडी थी। फिर उसके बाद सर थोड़ा टोन डाउन किए और फोरियर सीरीज़ के बारे में पूछे, फोरियर सीरीज़ क्या होता है। तो मैंने फोरियर सीरीज़ बताया कि किसी एक पीरियोडिक सिग्नल को मैथमेटिकली लिखने के लिए अपन यूज़ करते हैं फोरियर सीरीज़ का। तो सर बोले मैथमेटिकली लिख के मुझे क्या मिल जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला सर उसमें हार्मोनिक्स कितने होते हैं वो पता लग जाता है, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो वो कर सकते हैं अपन मैथमेटिकली, और फिर आउटपुट देख सकते हैं उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। ऐसे ही बताया जैसे बता रहा हूँ मैं। फिर सर बोले ठीक है। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है बोले, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए मैंने बोला कि ऐसे सिग्नल को अपन स्पेक्ट्रम अगर देखना चाहते हैं उसका, तो हम फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल दो करके बोले, तो मैंने एक रेक्ट सिग्नल का एग्जांपल दिया जो पीरियोडिक नहीं है, और उधर पे इम्पल्स ट्रेन का एक एग्जांपल दे दिया फोरियर सीरीज़ में, जो मतलब पीरियोडिक सिग्नल के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। पावर आवर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म और फोरियर सीरीज़ का यही मैंने बताया। फिर उसके बाद सर ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ मुड़ गए, और सर ने पूछा कि तुम ये बताओ कि स्पेसिफिकेशन मतलब कैसे डिसाइड करोगे कि मेरे को कहाँ सेल टावर लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, क्या क्राइटेरिया तुम फॉलो करोगे, ऐसा पूछा सर ने। तो इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सोचा, तो मेरे को दो आंसर दिमाग में है। एक तो पहला मैंने बोला कि सर मैं ऐसी जगह नहीं अवॉइड करूँगा सेल टावर लगाना जहाँ पे रेडिएशन मतलब रेसिडेंशियल एरिया हो। रेसिडेंशियल एरिया में मैं खड़ा नहीं करने की कोशिश करूँगा टावर को, क्योंकि उससे रेडिएशन आएगा और कंसिस्टेंटली लोग जो है उनको उन पे रेडिएशन कुछ पार्ट जाते ही रहेगा, जिससे लॉन्ग टर्म में उनको हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं। तो ये बोल के मतलब मैंने अवॉइड करने बोला, वहाँ नहीं लगाऊंगा सर, किसी ज़्यादा सेफ़ एरिया में लगाऊंगा। दूसरा मैंने ये रीज़न दिया कि मैं ऐसी जगह नहीं लगाऊंगा सेल टावर जहाँ पे उसकी मेंटेनेंस या फिर उसकी इंस्टॉलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैं तालाब के बीच में लगा दिया सेल टावर, तो वो बहुत डिफ़िकल्टी देगा, मेंटेन करना भी उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा और इंस्टॉल करना भी दिक्कत रहेगा, और इन्वायरमेंट वाइज भी ठीक नहीं है। तो वैसी जगह मैं अवॉइड करूँगा, ज़्यादा मतलब खुले एरिया में लगाने की कोशिश करूँगा जहाँ पे मेंटेनेंस भी उसका आसान हो और थोड़ा मतलब इंस्टॉलेशन भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, है ना। इंस्टॉलेशन करे तो जितना कम से कम दिक्कत आए उस हिसाब से इंस्टॉलेशन करवाऊँगा, ऐसे मैं बोला। तो सर सेटिस्फाइड लग रहे थे थोड़ा। फिर सर ने पूछा कि ठीक है स्पेसिफिकेशन ऑफ कैमरा, मैं भूल गया। हाँ, कैमरा वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी पूछे थे उन्होंने कि स्पेसिफिकेशन ऑफ कैमरा बताओ। अब मैं ये समझ नहीं पाया था, तो मेरे को जो लगा कि एक कैमरा को देख के जनरली क्या सोचता है आदमी, तो वही चीज़ें मैंने बताई। सर से परमिशन ली, बोला सर स्पेसिफिकेशन मतलब ऐसा है कि वो पूछ रहे थे मतलब कि जब आपने कैमरा प्रोक्योर किया तो क्या चीज़ें देखी, स्पेसिफिकेशन बताइए। तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने क्या किया कि जो जनरल चीज़ें हैं मैंने सर से परमिशन ली, बोला कि सर मैं ये चीज़ें सोच पा रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने बोला कि एक जनरल कैमरा को देख के हम कहते हैं कि कितने मेगापिक्सल का है, जूम कर सकता है कि नहीं, उसको आईपी दे सकते हैं कि नहीं, कितना मतलब एरिया कवर करता है, कितना नहीं करता है, क्या उसका एस्पेक्ट रेशियो है, एचडी है कि नहीं, रिकॉर्डिंग कर सकता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने बोली। तो सर उतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। मेरे को लगा कि टेंडर वगैरह से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशन से समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्रॉस किया इधर। फिर उसके बाद वापस आते हैं एंटीना वाले पे। तो सर ने जैसे ही मेरा वो एंटीना वाला सेल टावर वाला क्वेश्चन पूरा किया, तो उसके बाद बोला कि क्लस्टर साइज़ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब क्लस्टर साइज़ ही पहले क्या है पूछे, जनरली क्या रहता है। तो मैंने 7 बोला, 7 ही मैंने पढ़ा था, लेकिन उसका रीज़न क्या है मुझे नहीं पता था। बीच में एक रहता है और बाकी सारे 6 आसपास कवर करते हैं, उसके 7 के अलावा भी रख सकते हैं, पर जनरली 7 रहता है, पर उसका रीज़न नहीं पता था, सर ने पूछा नहीं था मुझसे। मुझे ध्यान आया क्लस्टर साइज़ इतना जनरली रखा जाता है।
फिर क्लस्टर साइज होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स बताया मैंने, बहुत सारे ग्रुप्स सेल्स को मर्ज एक एक साथ में कलेक्टिवली कॉल किया जाता है, उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो इसका क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैंने बस वो हेक्सागोन वाला बताया कि हेक्सागोन शेप में रखते हैं ताकि मैक्सिमम एरिया कवर कर सकते, कुछ छूटे ना जगह। सर्कल वगैरह अगर रखेंगे तो बीच बीच में गैप्स आते हैं, तो उससे एरिया कवर नहीं होता है ढंग से। तो वो मैंने क्राइटेरिया बोला कि हेक्सागोनल वे में रखेंगे, पर सर इसमें भी सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे उतना। बाकी 7 बताया जो मैंने क्लस्टर साइज़, वो ठीक लग रहा था उनको। फिर उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी रीयूज़ पे पूछा कि कितने डिस्टेंस के बाद मैं एक फ्रीक्वेंसी को वापस यूज़ कर सकता हूँ। वही मोबाइल कम्युनिकेशन वगैरह, सैटेलाइट क्यों बोला मैं इसमें यार, मोबाइल कम्युनिकेशन बोलना चाहिए, है ना। मोबाइल कम्युनिकेशन के ये क्वेश्चन है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन कितना दूर पे डिस्टेंस पे कर सकते हैं, ये मैंने पहली बार सुना था, मेरे को पता नहीं था। ये पता था कि वापस से किसी दूरी पे एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करो, तो को चैनल इंटरफेरेंस वर्ड के बारे में मैं जानता था, पर डिस्टेंस के बारे में नहीं जानता था। सिंपली अवॉइड किया, बोला सर मेरे को अभी पता नहीं है। तो ये था P1 का क्वेश्चन। फिर आते हैं P2 पे। P2 पे सर ने थोड़ा कंप्यूटर साइड में ज़्यादा पूछा। सबसे पहले तो सर ने बोला कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है, मिसांस गेन फार्मूला क्या होता है कंट्रोल सिस्टम से, तो वो मैंने बताया। सिग्नल फ्लो ग्राफ को अपन मतलब पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए किसी ब्लॉक डायग्राम को यूज़ करते हैं और उसे ट्रांसफ़र फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं, ऐसा बताया। तो मिसांस गेन एक मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला है जो सिग्नल फ्लो ग्राफ में यूज़ होता है ट्रांसफ़र फंक्शन निकालने के लिए। तो ऐसा बताया, सिंपल से स्टार्ट किया सर ने। फिर उसके बाद सर ने बोला कि डेटा एक्विजिशन का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। तो डेटा एक्विजिशन ब्लॉक डायग्राम मुझे पता था, वो सिग्नल कंडीशनर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये सब सेंसर वगैरह से लेके मैंने रिसीवर साइड और एक ट्रांसमीटर साइड बनाया। थोड़ा टाइम लेके 5 मिनट लगा होगा। फिर सर को दिखाया मैंने ऐसे, तो सर ने बोला कि इसमें ट्रांसड्यूसर नहीं लगेगा क्या। मैंने सेंसर लिखा था, ट्रांसड्यूसर नहीं लिखा था। तो सर ने ट्रांसड्यूसर बनवाया। तो ट्रांसड्यूसर और क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है बोला उन्होंने। तो मैं बोला सर इलेक्ट्रिकल टू फिज़िकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, मैंने ये बताया। तो बोले कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर तुम जानते हो, तो वो बताया मैंने कि टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर प्राइमरी, सेकेंडरी, एक्टिव, पैसिव, डिजिटल, एनालॉग, ये सारे होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन था ये, है ना। फिर उसके बाद सर ने उस पर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसा मतलब वो ट्रांसमीटर होता है ना, तो मैंने सिर्फ TX ब्लॉक बनाया था। वो TX का मतलब क्या है, तो मैंने एक डिजिटल कम्युनिकेशन वाला बना दिया कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा, फिर डिजिटल से PCM बना दिया कि सैम्पलर क्वांटाइज एनकोड करके भेज देगा वो करके, है ना। तो वो थोड़ा उन्होंने मतलब पुश किया, ये ऐसा क्वेश्चन था। फिर उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइड मुड़ गए, बोले ALU के बारे में जानते हो, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। फिर मेमोरीज़ के बारे में पूछा, मेमोरीज़ जानते हो क्या है, तो मैंने EPROM, डबल EPROM, रैम रोम, ये सब के बारे में बताया। फिर उन्होंने पूछा कि हायरार्की कैसी होती है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो जो पास में होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के वो रजिस्टर्स होते हैं, फिर कैश मेमोरी आती है, फिर मेन मेमोरी, ऐसा और ऐसे मतलब जाते गया। फिर सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज वगैरह, तो ये बताया। तो सर ने बोला रोम का यूज़ कहीं बता सकते हो तुम करके। तो रोम का यूज़ जनरली आप देखे होगे कि उस पर ही होता है, क्या नाम है, बूट लोडिंग के। जब कंप्यूटर चालू करते हैं ना, तो वो बूट स्टार्ट होने के लिए जो डेटा का यूज़ करता है वो रोम में ही स्टोर होता है। रोम में इसलिए क्योंकि परमानेंटली उसको स्टोर करना रहता है, बार बार वो जब स्टार्ट होता है तो वहाँ से प्रोग्राम लेके कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो मैंने बूट लोडिंग का एग्जांपल दिया, बूट लोडिंग बोलते हैं इसको, है ना, ये पता था मेरे को। फिर उसके बाद सर ने पूछा सूडो कोड के बारे में जानते हो, ये नहीं पता था। ये मैंने सोचा कि सूडो रैंडम जनरेटर के बारे में जो कम्युनिकेशन में होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला सर सूडो रैंडम जनरेटर के बारे में जानता हूँ, पर सूडो कोड एकदम एग्जैक्ट नहीं जानता हूँ। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डमी कोड बोलते हैं इसको, मेरे को लगता है ये उनके बारे में पूछ रहे थे, मैंने इसका आंसर नहीं दिया था। डमी कोड मतलब जब मेन प्रोग्राम लिखते हैं ना, तो उससे पहले एक डमी बनाते हैं पेपर में कि कैसे कैसे क्या क्या एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, उसका फ्लो चार्ट टाइप का, तो उसको बोलते हैं कि डमी कोड, मतलब सूडो कोड, ऐसा है। तो होपफुली वही पूछ रहे थे सर, तो मैंने तो नहीं बताया था। फिर उसके बाद लास्ट P3 पे आए। P3 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई लैब्स में यूज़ किया है तुमने। अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई तो यूज़ करते ही हैं लैब्स वगैरह में, प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब मेरे को याद तो था, पर मैंने बोला कि सर मैं उस टाइम कॉलेज के टाइम पढ़ा था, अभी मेरे को याद नहीं है, सिंपली अवॉइड करने के लिए कि उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन आएगा तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा।
अगर मैं बोलता रेगुलेटेड पावर सप्लाई जानता हूँ मैं, रेगुलेटेड मतलब वही है कि एसी से डीसी हो के आ रहा है वो, तो वैसे यूज़ तो करते हैं, पर उससे कितने टाइप के रेगुलेटेड पावर सप्लाई होते हैं, ये सब क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। सिंपली मैंने अवॉइड कर दिया टाइम बचाने के लिए, इधर घुसना ही नहीं है करके। फिर सर ने बोला पोटेंशियोमीटर के बारे में जानते हो, पोटेंशियोमीटर बना के दिखाओ। तो पोटेंशियोमीटर बनाया मैंने, वो पोटेंशियल डिवाइडर होता है वैसा टाइप का बनाया, और लेंथ वाइज मैंने उसको चेंज किया कि जैसे लेंथ रहेगी उस हिसाब से ये वोल्टेज डिवाइड करेगा। पोटेंशियोमीटर ऐसे ही काम करता है। तो फिर सर ने पूछा कि एसी में भी काम करेगा, डीसी में भी काम करेगा क्या, डीसी वैल्यूज़ के लिए। तो मैं एसी में याद नहीं था, डीसी में पक्का था। एसी में पढ़ा था मैंने, पर बता नहीं पाया था उधर। एसी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ फेज़ भी बता देता है वो, ठीक। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कैसे चूज़ करोगे आप, कौन से टाइप का पोटेंशियोमीटर आप किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करोगे। तो मेरे को ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर, मैंने बोला सर एक बचने के लिए एक आंसर बोल दिया कि सर उसके रेटिंग, वोल्टेज हैंडलिंग रेटिंग के हिसाब से वो चूज़ किया जाएगा। अगर ज़्यादा वोल्टेज का है तो उसके लिए अलग टाइप का पोटेंशियोमीटर लगेगा, अगर ज़्यादा वोल्टेज हैंडल कर रहे हैं हम, और कम वोल्टेज हैंडल कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरा लगेगा। कुछ मोटे मोटे रहते हैं, देखे होगे आप, बहुत मोटे मोटे रियोस्टेट वगैरह वाले रहते हैं पोटेंशियोमीटर, कोई बहुत छोटे छोटे वायर वाले रहते हैं। तो वो जानना चाह रहे थे किस हिसाब से चूज़ करोगे, मैंने ये आंसर दिया था। फिर उसके बाद सर ने बोला कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का एक्सप्रेशन लिख के बताओ, नॉन इन्वर्टिंग का एक्सप्रेशन लिख के बताओ। तो मैंने लिख के बताया था। फिर उसके बाद सर ने पूछा समिंग एम्पलीफायर का एक्सप्रेशन लिख के बताओ। समिंग का मुझे फॉर्चुनेटली याद था, मैंने लिखा उसको। फिर उसमें उन्होंने वैल्यूज़ दी कि ये वैल्यूज़ हैं, तो आंसर क्या आएगा बताओ। तो मैंने न्यूमेरिकल वो सॉल्व किया और आंसर बताया, वो भी सेटिस्फाइड लग रहे थे सर। फिर उसके बाद सर ने पूछा मैक्सिमम इनपुट गिवन टू ओपैम्प, कितना मैक्सिमम इनपुट दे सकते हैं ओपैम्प को। इनपुट के बारे में पूछ रहे हैं, आउटपुट के बारे में नहीं। आउटपुट तो +-20 तक रहता है सैचुरेशन वोल्टेज तक, पर इनपुट जो होता है वो ज़रूरी नहीं है सर है। तो ये याद तो नहीं था मेरे को, पर मैंने कुछ डेटा शीट्स में पढ़ा था ओपैम्प की कि सप्लाई वोल्टेज से थोड़ा कम तक रहना चाहिए, ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो वही मैंने बोल दिया था सर को। तो ठीक ठाक मतलब लग रहा था रिस्पॉन्स उनका, तो मैंने उतना कुछ फिर उसके बाद नहीं बोला। और फिर उसके बाद वेरिएक के बारे में पूछा सर ने। वेरिएक, पहले तो मैं वेरिएबल कैपेसिटर सोच रहा था, पर मेरे को ध्यान आया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे ट्रैक होता है, वेरिएक भी उसी में होगा, SCR होता है। तो मैंने इसको अवॉइड किया क्वेश्चन को, मैंने बोला सर इसके बारे में नहीं जानता हूँ। थोड़ा देर सोचने के बाद ध्यान आया, अगर गलत बता देता तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, इसलिए बेटर है कि अवॉइड कर दिया। फिर लास्ट में सर ने पूछा कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानते हो। तो सारे विंड वाले, वाटर वाले और सन वाला बता दिया। तो सर ने बोला कि किसी एक को बता दो, एक्सप्लेन कर दो। तो मैंने एक्सप्लेन किया वो वाला, क्या बोलते हैं, सन वाला, सोलर वाला, कि सोलर से आता है और स्टोर होता है, फिर उसको हम यूज़ करते हैं पैनल्स में के थ्रू, बैटरी स्टोर होती है बैटरी में, तो फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो फिर किस वे में स्टोर करते हैं वो पूछे, AC में करते हैं या DC में करते हैं। तो मैंने श्योर था DC में करते हैं स्टोर। फिर उसको इन्वर्टर के थ्रू उसको AC में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको घरों में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ मेरे को पता थी, तो वो बताया, है ना। इतना क्वेश्चंस पूछे थे बस। और देखे हो क्या आप, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया था। सबसे बड़ा बॉम्ब क्वेश्चन इलेक्शन वाला था, उस पर बहुत मार्क्स डिडक्ट होने थे, क्योंकि चेयरपर्सन ही मार्क्स देते हैं। आप उन्हें ही नहीं खुश करेंगे तो क्या मतलब, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पर और बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए, तो काफ़ी मतलब उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था ऐसे बोलोगे तो। और इसीलिए मैंने सोचा कि 110 के आसपास मिल जाए उतना काफ़ी है, और मेरे को इतना ही मिला था, है ना, मेरी एवैल्यूएशन के हिसाब से। लेकिन मैं अगर बहुत सारे और भी ये सब के क्वेश्चंस के आंसर दे पाता, अगर जो मैंने छोड़े, तो ईज़िली मैं 125, 30 या 130 तक पहुंच सकता था, जो हो नहीं पाया। तो ठीक है, ये भी चलेगा। अब यही है, एक्सपीरियंस था इतना ही। और फिर उसके बाद मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी होता है कि वापस से चेयरपर्सन के पास जाते हैं, मतलब तीनों एक राउंड हो गया तो फिर चेयरपर्सन के पास जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ये इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। अब मेरे से इलेक्शन वाला पूछ दिया, लेकिन मेरे पहले वाला जो था वो इंदौर से था, तो उसको स्मार्ट सिटी वगैरह के बारे में पूछें। मेरे बाद वाले को रशिया यूक्रेन वाले के बारे में पूछें, वॉर वगैरह के, हमास वगैरह के क्या चल रहा है। तो रियली यू कांट जज, ऐसा वाला बात है।
तो ये सारे क्वेश्चंस थे, मैं इतना ही बताना चाहता था। और मैं मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगता है वो मैं बता दूंगा। उसमें जो भी काम का लगे आप निकाल लेना, है ना। इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस तक सीमित रहना चाहता था, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है क्योंकि। तो होपफुली आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कैसा था मेरा इंटरव्यू, क्या क्वेश्चंस थे, आप अपने टाइम पे यूज़ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और सोचूंगा क्या बता सकता हूँ मैं यूपीएससी से रिलेटेड। तब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।